देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों ने कल बनाई तेजी की हैट्रिक। बड़ा सवाल है कि क्या आज चौका लगते हुए नजर आएगा। ढेर सारे संकेत है, नतीजों का सीजन फुल फ्लेज। आज SBI के नतीजे, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर, और कल के IIP और CPI के आंकड़ों पर बाजार का होगा आज रिएक्शन, और सरकार का डाइवेस्टमेंट आगे बढ़ने की तैयारी में। इन सबके बीच में कैसा रहेगा बाजार, क्या करें आप बताएंगे आपको। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, न्यूज हैवी डे है आज। कई कंपनियां हैं जिनके परिणाम आज निकल कर आने वाले हैं, लेकिन कल का बाजार देखिए, एक खबर ने पूरे बाजार में, और भारतीय बाजारों में नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में हरा रंग भरा, और वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर डील का अनाउंसमेंट हुआ। देखिए क्या शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली, और इसी के दम पर हमने देखा हरे निशान में क्लोज हुआ निफ्टी और सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स भी। आप देखिए एक अच्छी खासी डेज हाई पर जाकर क्लोजिंग हुई है, और बाजार का मूड और सेंटीमेंट काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8,700 के ऊपर निफ्टी ने जाकर क्लोज दिया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में और कौन से इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए? चलिए सीधे चलते हैं और जानते हैं संदीप से। संदीप बताइए, कहां नजर रखें हम? गुड मॉर्निंग हेमंत। काफी अच्छे संकेत है ग्लोबल मार्केट से। सीज फायर एग्रीमेंट की आप बात करें, जिसके ऊपर हमने कल रिएक्ट किया था, और उसके बाद यूएस के मार्केट्स में भी उसका काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। 5 से 1.25% के आसपास की तेजी लेके कल हमने देखा यूएस के बाजार बंद हुए। डाउ जोन्स में 110 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। 15 फरवरी से ये लागू होगा मिडनाइट से, जिसकी वजह से हमने देखा पहले इंडियन मार्केट से रिएक्ट किया, उसके बाद ग्लोबली मार्केट्स में हमने देखा इसका काफी अच्छा जो रिजॉइस है वो आते हुए देखा। और इसके साथ साथ कच्चा तेल जो कि 2 दिन से लगातार कमजोर हो था, वहां पे कल हमने देखा 5% के आसपास की तेजी बनती हुई देखी। नाइमेक्स पर $51, ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $60 के आसपास पहुंच रही, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ यूएस में भी जो रिजल्ट सीजन है, वहां पे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नतीजे काफी अच्छे हैं, जिसके बाद काफी बड़ी तेजी वहां देखने को मिली, जिसने इंडेक्स को सपोर्ट किया। और इन तीनों फैक्टर्स के चलते हमने देखा यूएस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, बावजूद इसके कि ग्रीस के को लेकर अभी भी आउटकम निकल के सामने नहीं, वहां पे सहमति नहीं बनी। और जो आंकड़े आए थे, चाहे आप बेरोजगारी दावा की बात करें, रिटेल बिक्री की बात करें, ये कुछ डिसअपॉइंटिंग थे। उसके बावजूद भी यूएस के बाजारों ने ये जो सीज फायर एग्रीमेंट की खबर है उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट किया, और वहां पे हमने काफी अच्छी तेजी बनती हुई देखी। कंज्यूमर सेंटीमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसेस और आश्रय मित्तल, ये बड़ी कंपनी जिसके नतीजे आ जाएंगे, इसके ऊपर यूएस के बाजार आज फोकस करेंगे। यूरोप में भी हमने देखा जिस तरह से सीज फायर एग्रीमेंट की खबरें निकल के सामने आई, 1.5% तक की मजबूती वहां देखने को मिली। रशिया के बाजार में करीब 2% के आसपास की गेंस हमने इन खबरों के आते हुए देखे। और डैक्स जर्मनी जो कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, वहां पे हमने देखा सबसे ज्यादा तेजी थी, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती वहां देखने को मिली। और बाकी बाजारों में भी काफी अच्छे गेंस बनते हुए देखे। और इसी का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में आज देखने को मिल रहा है, जहां अगर आप निकेई को छोड़ दें जो कि लाल निशान के साथ शुरुआत वहां हुई थी, क्योंकि येन मजबूत हुआ है, बाकी सभी बाजार ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हरे निशान के साथ ही कारोबार के इंडिकेशन दे रहे हैं। और हैंगसेंग अपनी जो तेजी है शुरुआत की उसे बढ़ाता हुआ 150 पॉइंट के आसपास के शुरुआती गेंद से अब 250 पॉइंट के आसपास की तेजी, और इसीलिए एसजेक निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है कि एक बार फिर से 127% के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। तो सीज फायर एग्रीमेंट की जो खबर है वो दरअसल वही एक ट्रिगर पॉइंट है जिसने कल भी बाजारों में जोश भरा, और आज भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर पर एशियन मार्केट्स उसके ऊपर रिजॉइस करते नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइंस वीक पर दोनों देश करीब आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनिल। और अब अपेक्षा करनी चाहिए कि ग्रीस और यूरोजोन में भी एक सहमति बन जाए। माहौल और मूड काफी अच्छा है, लेकिन कच्चे तेल को लेकर अब थोड़ी सी चिंताएं बढ़ने लगे 60 के करीब। एक्चुअली ये बात सही है कि कच्चा तेल तेजी से ऊपर आया है, लेकिन कच्चे तेल के ऊपर आने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता दिखे तो फिर वो ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात भारतीय बाजारों के लिए शायद न हो, क्योंकि इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से तो कच्चे तेल की गिरावट पर बाजार ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन देते हुए नजर आए बजाय बढ़ने पर। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात हेमंत ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर हुआ, इसकी एक्सपेक्टेशन उम्मीद कहीं नहीं थी, बिल्कुल। और यही वजह कि बाजारों ने एक अच्छा रिएक्शन दिया है। हालांकि भारतीय बाजार कल इस पर रिएक्ट कर चुके हैं, तो हमारे लिए अब जो ग्लोबल मार्केट से बड़े ट्रिगर्स हैं वो शायद सोमवार को आते हुए दिखे, जब ग्रीस डिसाइड करेगा यूरोजोन के साथ उन्हें रहना है या नहीं रहना है, और आगे किस तरह का वहां पर डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस बीच इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल पिक्चर थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। हम अपने लोकल ट्रिगर्स पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, लेकिन इस बीच में नैस्डैक 15 साल की ऊंचाइयों पर आ चुका है, जिस पर शायद हमारी नजर नहीं है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी शायद लोग ग्रीस के नाम से सोच रहे हैं। तो शायद अगला हफ्ता उस लिहाज से डिसिसिव हो, लेकिन हाँ, भारतीय बाजारों के लिए चिंता की बात तब हो सकती है जबकि क्रूड के दाम $60-65 के आसपास आकर स्टेबल हो जाए या यहां से और बढ़ने के संकेत दें, तो फिर जो क्रूड अब तक जिसे हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, अब वहां पर फिर से हमारा फोकस बनता हुआ दिखेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात हेमंत देखिए,
धीरे धीरे ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड के बीच में गैप फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब $8 से $9 का गैप हो गया, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। शायद अगले हफ्ते इस पर फोकस होगा। बिल्कुल, और यही एक नेगेटिव संकेत कहने के लिए दिख रहा है भारतीय बाजारों में, बल्कि इसको छोड़ दें तो आप ग्लोबल मार्केट से अच्छे क्यूज ही कहने चाहिए भारतीय बाजारों के लिए। चलिए, सब पर चर्चा होगी। मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे आरके ग्लोबल के राकेश बंसल, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आदित्य बिरला के हेमंत ठुकरार। इसके अलावा बाजार में आगे की रणनीति लेंगे हम एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के राजेश कोठारी से। आईआईपी और रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं कल देर शाम, कैसी रही तस्वीर और आगे क्या है संकेत, इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर हमें बताएगी। बजट पर हमारी खास फोकस है और फार्मा इंडस्ट्री की उम्मीदें क्या है बताएंगे हमें बायोकॉन की सीएमडी किरण मजुमदार शो। चलिए, पिछले 10 दिनों के अगर एफआईएस के आंकड़े देखें तो आप कह सकते हैं उनकी बिकवाली का जो स्टांस है वो बरकरार है। अरे हुए अनिल कहना चाहिए 406 करोड़ रुपए की फिर से कैश मार्केट में बिकवाली, इंडेक्स में बिकवाली, और डीआईआईसी भारतीय बाजारों को लग रहा है अब संभालने के मूड में है। 600 करोड़ रुपए की खरीदारी, और काफी दिनों बाद हमने देखा डीआईआईसी खरीदारी हुई, बाजार ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग रैली है। इंटरेस्टिंग बात यह कि कई दिनों बाद ऐसा हुआ है कि कैश मार्केट में डोमेस्टिक फंड्स ने एफआईएस के मुकाबले में बड़ी खरीदारी का आंकड़ा दिखाया। 400 करोड़ की उनकी बिकवाली हुई है, 700 करोड़ की इनकी खरीदारी हुई। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखे कि डोमेस्टिक फंड्स अब बाजार पर थोड़े से बेहतर व्यू के साथ आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कल की रिकवरी ज्यादातर साफ तौर पर डोमेस्टिक फंड्स और उसके साथ साथ ट्रेडर्स को भी उसकी क्रेडिट देनी होगी जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है सेकंड हाफ में, इन दोनों की तरफ से आती हुई दिखी है। लेकिन डेटा के लिहाज से देखा जाए तो कल का सेशन काफी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप 350 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स पर बंद हो, निफ्टी पर लगभग 85-90 पॉइंट ऊपर बंद हो, और आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल का आंकड़ा दिखे 620 करोड़, छोटा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स 200 करोड़ से ज्यादा आपने बेचे हैं, साथ ही कैश मार्केट में 400 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, यानी कि 1200-1300 करोड़ की आपने डायरेक्शनल सेलिंग की है एफआईएस के तौर पर। तो फिर इसमें साफ बात है कि एफआईएस का व्यू अब तक बदलता नहीं दिख रहा और शायद ये व्यू बजट के आसपास जाकर बदलता हो। देखिए हेमंत, इंटरेस्टिंग बात है कि ये समझना मुश्किल है कि एफआईएस किस चीज को देखकर अब खरीदारी फिर से शुरू करेंगे। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव एक मिल नहीं रहा है, वो नहीं मिल रहा, बजट पे मिले। या तो एक बात हो सकती है कि बजट के पहले तक जितने डाइवेस्टमेंट आने हैं और जितने पेपर्स की सप्लाई है, चाहे वो एसबीआई हो या बाकी दूसरे पेपर्स, उसको लेकर एफआईएस थोड़ा सा लिक्विड और लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स के लिए पैसा बचाए हुए हैं, वो एक संभावना हो सकती है। लेकिन इन सारे डेटा में एक जो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है वो ये, फर्ज करें इसी तरह के डेटा कुछ और दिन आपको दिखे और एफआईएस थोड़े से हल्के हों खरीदारी के लिहाज से, और बजट अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए तो फिर बजट के बाद जो एफआईएस की खरीदारी आएगी वो ज्यादा बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकती है, ज्यादा सस्टेनेबल हो सकती है। अगर आप बजट के पहले एक बड़ी रैली देख लें और बजट में उम्मीद के मुताबिक भी बजट हो या थोड़ा भी कम हो, तो फिर बाद में आपको सस्टेनेबल खरीदारी आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उस लिहाज से डेटा, इसमें कोई डाउट नहीं कल के सेशन के नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव डेटा में यह पढ़ना चाहिए कि एक तरफ तो कुछ ऑफर फॉर सेल या बड़े इश्यूज के लिए पैसा एफआईएस बचा कर रखें ताकि वहां पर बड़ी कंपनियों को पैसा रेज करने में ज्यादा इजी हो, वहां उन्हें पैसा लगाने में ज्यादा आसान हो, और उसके अलावा शायद कुछ और ट्रिगर्स वो ग्लोबल हो सकते हैं या फिर रिजल्ट सीजन के खत्म होने पर फिर एफआईएस की खरीदारी शुरू होती नजर आए। और ट्रेडर्स बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, पोर्टफोलियो चैनल इस तरह के संकेत दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस ऐड हो रही हैं, तो इन संकेतों को किस तरह से पढ़ना चाहिए? बैंक निफ्टी की लीडरशिप आ रही है। कल भी हम यही बात कर रहे थे हेमंत की बैंक निफ्टी अगर मजबूत है तो बाजार कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि इस सेशन में भी आप देखिए बैंक निफ्टी में 1% की तेजी, 57,000 शेयर नए जुड़ते हुए दिखे, तो लॉन्ग पोजीशन फिर से बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है और सबसे बड़ा सपोर्ट यहीं से आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक निफ्टी में भी अलग अलग पोर्शंस हैं। प्राइवेट बैंक्स मजबूती बता रहे हैं लेकिन पीएसयू बैंक्स में मजबूती नहीं है। तो अगर बाजारों को अब यहां से सस्टेन होना है, और जो लोग प्री बजट रैली में 9,000-9,200 की बात कर रहे हैं निफ्टी पर, उसके लिए बेहद जरूरी होगा कि आज एसबीआई अच्छे नंबर्स पेश करे। अगर एसबीआई ने नंबर्स अच्छे दिए तो आप ये मान सकते हैं कि बजट के पहले नए हाइज के आसपास बाजार जाने की तैयारी में है, क्योंकि तब होगा ये कि आईआईपी के आंकड़े कमजोर हैं, सीपीआई के आंकड़े कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद अगर एसबीआई के नंबर्स खराब ना आए तो फिर आप रेट कट की उम्मीद बजट के बाद बनने की उम्मीद में पीएसयू बैंक्स में खरीदारी आते हुए देख सकते हैं, वहां से लीडरशिप आ सकती है। और वो लीडरशिप डेफिनेटली, और पीएसयू बैंक्स अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, तो वो लीडरशिप आपको नए हाइज की तरफ ले जा सकती है। तो एसबीआई के नतीजे आज की ट्रिगर हो गए बाजार के आगे के डायरेक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले वायदा कारोबार के आंकड़ों में अगर आप नजर डालें तो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स बनते हुए दिखे एफआईएस की तरफ से। बैंक निफ्टी में जरूर एक लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत आए, निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़े से शॉर्ट्स बने, तो वहां पर संकेत कोई बहुत अच्छे तो इस वक्त नजर नहीं आ रहे।
ऑप्शंस में जो डेटा है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। 8600 और 8700 इन दो लेवल्स पर पुट में अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिखी है। 8600 पर 7 लाख शेयर और 8700 पर 5 लाख शेयर। तो वायदा कारोबार के संकेतों के मुताबिक आज शुरुआती कारोबार में बुल्स जो है वो 8700 के लेवल के आसपास के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और वो लेवल होल्ड होता है क्योंकि वहां पर 5 लाख शेयर कल जुड़े हैं तो दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट सपोर्ट जो वायदा कारोबार में आता हुआ दिख रहा है वो नीचे 8600 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जहां पर आप पिछले 3 दिनों से उस लेवल को बाजार को होल्ड करते हुए देख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर 8700 को हम होल्ड कर पाए शुरुआती 1-1.5 घंटे में, तो बाजार में और अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिखती है। ये वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं, और साफ तौर पर लीडरशिप जो आनी है वो बैंकिंग शेयरों से आनी है, बशर्ते एसबीआई आपको निराश न करें। बिल्कुल, तो एसबीआई दोपहर बाद इस स्टॉक पर सबकी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये बाजार की दिशा जरूर तय कर सकता है। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अर्निंग्स हैवी डे हैं, और आज बाजार खुलते ही भेल, कोल इंडिया, सिप्ला, ग्लेनमार्क जैसे कमजोर नतीजों पर जो कल बाजार बंद होने के बाद आए उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और एसबीआई एमएनएम के नतीजे भी आज आने वाले हैं। ये बताइए ट्रेडर्स क्या करें, बुक कर ले मुनाफा जो 2-3 दिन में हुआ है, या फिर आपको लगता है तेजी कर ही जाना चाहिए, अगला हफ्ता और अच्छा हो सकता है? हेमंत, अगले हफ्ते के लिए डायरेक्शन शायद आज पहला सौदा के बजाय आखिरी सौदा में मिले, क्योंकि तब तक एसबीआई के नतीजे सामने आ जाएंगे। एसबीआई के नतीजे मेक और ब्रेक हैं इस बार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत लो है, एक्सपेक्टेशन लो है, यही एक पॉजिटिव है कि उम्मीद बाकी सारे बैंक्स के नतीजों को देखने के बाद, आईसीआईसीआई को देखने के बाद एसबीआई से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं। मेरा ये मानना है प्रोविजंस और स्लिपेजेस अगर दोनों मिलाकर 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ की रेंज में रहे तब तक ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा अगर 15-16,000 करोड़ या उसके पार जाए दोनों स्लिपेजेस और प्रोविजन मिला के, तो फिर एसबीआई निराश करेगा। 12-13,000 करोड़ तक का आंकड़ा आता है तो बाजार उसे डाइजेस्ट कर पाएगा और पॉजिटिव रुझान की तरफ देखेगा। किस तरह के आंकड़े हो सकते हैं, एनपीए के, ग्रोस एनपीए के, नेट एनपीए के, कहना मुश्किल है, और इस लिहाज से यहां पर हमें नंबर्स के बाद बाजार के डायरेक्शन पर बात करनी चाहिए। लेकिन नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो आज के लिए एफआईएस के डेटा कमजोर है, चाहे वो वायदा कारोबार के हों चाहे कैश मार्केट के। आईआईपी के नंबर्स कमजोर है, और खासतौर से कैपिटल गुड शेयरों के लिए शायद बुरा दिन। भेल के कमजोर नतीजे, आईआईपी के नंबर्स कमजोर, उसके ऊपर आप भेल के डाइवेस्टमेंट अप्रूव होते हुए देख रहे हैं कल सरकार की तरफ से। 3 बड़ी नेगेटिव खबरें कैपिटल गुड्स के लिए, रिजल्ट्स कमजोर है, न सिर्फ भेल, कोल इंडिया, सिप्ला सारे कमजोर दिख रहे हैं, क्रूड चढ़ता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव एक ही है कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, सीपीआई के डेटा खराब नहीं है, अच्छे हैं, स्टेबल है, और इन डेटा के बेसिस पर अगर बजट में किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो तो रेट कट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बजट के बाद बढ़ती हुई दिखेगी, जिसकी संभावना पूरी है। तो ये एक पॉजिटिव है जो बैंक्स को थोड़ा सा लोअर साइड पर सहारा दे सकता है। इन सबके बीच में नजर रखें शुरुआती कारोबार में 8700 पर। अगर आप 8700, हालांकि उससे हम 10 पॉइंट ही ऊपर बंद हुए हैं, अगर 8700 के लेवल को आप शुरुआती कारोबार में आधा-1 घंटा होल्ड कर पाते हैं तो फिर बुल्स ग्रिप लेते हुए नजर आएंगे और बाजार को और ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जो 8750, 8775 के आसपास हो सकता है। लोअर साइड पर अगर हमने 8600 को तोड़ा तो फिर हर 50 पॉइंट पर आपको सपोर्ट दिखेगा, जो 8650 और बाद में 8600 तक हो सकता है। वोलेटाइल ट्रेड रह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं नतीजों के दम पर। ऐसे में बेहतर ये होगा एक कॉन्ट्रा कॉल लें और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ बाजार में रहें, वो ज्यादा सही रणनीति हो सकती है। रिजल्ट हेवी डे है, स्टॉक स्पेसिफिक। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही समझदारी होगा। फिर नतीजे कौन से अच्छे आ रहे हैं, कौन से खराब आ रहे हैं, इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, और ये सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये भी बताएंगे कौन से और वो शेयर हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। आप देखते रहिए CNBC आवाज। सरकार से यही उम्मीद है कि फिजिकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव अफोर्डेबल हाउसिंग को दिए जाएंगे, क्योंकि आप देखें बार बार पिछली सरकार जो थी वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस था। इस सरकार का काफी रहा है पिछले 9 महीने में फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग का, पर इतना देखने को नहीं मिल रहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा है। एंड उसका यही रीजन है कि जो इम्पटस है और जो बेनिफिट्स चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग को लाने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये होगा फिजिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे, थोड़ा टैक्स रिलीफ देना पड़ेगा आपको। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की खबर का कल बाजारों पर एक बड़ा पॉजिटिव असर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के लिए भी इस फैसले को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच 10 महीने से चल रही इस लड़ाई के चलते यूक्रेन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सिंगापुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूशंस में
जियो इकोनॉमिक्स फेलो वी अनंत नागेश्वरन। मिस्टर नागेश्वरन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक सीज फायर अनएक्सपेक्टेड था कल ग्लोबल मार्केट्स में, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था कि इस तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं, हुआ और बाजारों ने बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया। कितनी बड़ी रिलीफ समझते हैं आप ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए? I think yes, at the margin, I would agree that it is a positive development, no doubt. But the question is, there have been other attempts at ceasefire before, and in general, there will always be lingering suspicions about the intent, designs, and future action of Mr. Putin, because one of the conditions of this deal is that more autonomy will be given to the eastern parts of Ukraine. So it may appear as if Mr. Putin has had his way, and therefore the West, particularly the United States, might still be wary of whether he will treat this as a success and move on to, extend the Russian sphere of influence over other countries in the region which were formerly part of Soviet Union. So to that extent, I think the West will remain wary of Mr. Putin's designs and goals going forward. I'm not so sure that this is particularly going to make a big difference to the global economy, because oil prices come down anyway. If anything, if oil price rebounds, it may be a good thing for Russian economy and Russian stock market and the Russian ruble if it sustains, if the ceasefire sustains. But I don't think it has got a particular positive impact on the global economy, because anyway, investors have not been acting with risk aversion and fear about the Ukraine situation. हाय सर, गुड मॉर्निंग। तो फिर अब दुनिया भर के बाजारों की नजर ग्रीस और यूरोजोन के एग्रीमेंट पर ही होगी, और माना जा रहा है कि ये एग्रीमेंट शायद सोमवार को हो सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से? I think the situation is that it's a matter of who blinks first. I think Eurozone is holding on top because they hold the aces at the moment, they think. And they still believe that because the majority of the Greeks want to be part of the European Union, because nobody likes to be thrown out of a club. And therefore they are banking on that. That the public opinion in Greece, even though it is against austerity plans, it is not against staying within the Eurozone. So their calculation is that this is what will keep the Greek government at the negotiating table, finally conceding more than what the EU will concede. But we have to wait and see. Regardless of whether a deal is reached or not, I think the underlying tensions in the Eurozone between the south and the northern part of Western Europe, I think that will continue to remain, and therefore further tensions and question marks over the single currency will continue to remain, regardless of how this Greek crisis is resolved or not resolved. तो चलिए, यहाँ पर खबर ये साफ तौर पर आती हुई दिख रही है कि यूक्रेन रशिया का जो संकट सुलझता हुआ दिख रहा है, मार्जिनली पॉजिटिव है, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया भर के बाजारों की नजर अब अगले हफ्ते ग्रीस पर होगी। शुक्रिया मिस्टर नागेश्वरन, हमारे लिए वक्त निकालकर ये पूरी राय देने के लिए, पूरा एनालिसिस देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा स्टॉक्स पर। ढेर सारे स्टॉक सेक्शन में रहने वाले खबरों के दम पर, रिजल्ट्स के दम पर क्या रणनीति बनाए, आप बताएंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से शेयरों पर आज नजर बनाकर रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं सोनम और पूजा के पास। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर नजर रखें आज? गुड मॉर्निंग। नतीजों के साथ शुरुआत करेंगे। बेल ने कल मार्केट के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे। बेहद ही निराशजनक परफॉर्मेंस देखने मिला है, डिजास्टर्स परफॉर्मेंस। 9th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे कंपनी ने एक डीग्रोथ दिखाया है। हर एक आंकड़े में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आय में 28% की गिरावट, मुनाफे में 69% की गिरावट, मार्जिन 4.9% की डिलीवर की है पिछले साल की 11.7% के मुकाबले। स्पाइसजेट की नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। कंपनी ने करीब 294 करोड़ का एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस किया है। अगर ये ना होता तो कंपनी 20 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करती है। यहाँ पर कुछ राइट ऑफ के चलते, अर्ली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के चलते कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल लॉस होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा कंपनी का जो इस बार कैपेसिटी था उसमें भी 30% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कुल मिला के कमजोर नतीजे स्पाइसजेट की तरफ से। सिप्ला ने भी बेहद ही कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। खासकर मार्जिन के आंकड़े पर नजर होनी चाहिए, जहां पर अगर हम ऑपरेटिंग इनकम को साथ में गिनते हैं तो कंपनी ने 20% के मार्जिन डिलीवर किए हैं। लेकिन अगर ये 140 करोड़ का अदर ऑपरेटिंग इनकम को बाहर करते हैं तो कंपनी ने सिर्फ 15.7% के मार्जिन
डिलीवर किए हैं पिछले साल के 18% के मुकाबले, जो एक बहुत खराब आंकड़ा कहा जा सकता है। कंपनी के आय में मामूली 6% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 15% की बढ़ोतरी। इसके साथ सिप्ला ने जय प्रिसिशन फार्मा में 60% की हिस्सेदारी खरीद ली है और ये डील लगभग 100 करोड़ रुपए की हुई है। अब ल्यूपिंग की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई ने ल्यूपिंग की विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर 49% कर दी है। ग्लेनमार्क के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, बेहद ही कमजोर नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं। यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स में फॉरेक्स घाटा कंपनी को हुआ है, खास करके रूबल डेप्रिसिएशन के कारण रशिया मार्केट इंपैक्ट हुआ है। कंपनी के मुनाफे में 40% की गिरावट आई है, आय में 6% की बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन 15.6% के पिछले साल के 22.8% के मुकाबले। भेल, नाल्को और एलएमडीसी के काउंटर पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। यहाँ सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इन तीनों ही कंपनियों के स्टेक सेल को मंजूरी दी है। टाटा कम्युनिकेशन के काउंटर पर नजर, यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 16.3% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 15% के मुकाबले। टाइटन के काउंटर पर भी आज नजर होनी चाहिए। यहाँ कंपनी अगले कुछ हफ्तों में ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेलर कार्टेल का करीब 15% हिस्सा खरीदने के लिए 187 करोड़ का निवेश करेगी। फ्यूचर रिटेल के काउंटर पर नजर, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल अपनी ही लॉजिस्टिक आर्म फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की कुछ हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचने के लिए 700 करोड़ रुपए जुटाएगी। और आज हमारे साथ होगा एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल जो देगा आपको आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति और कई सारे स्टॉक्स पर राय भी, टेक्निकल नजरिया हमें बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा जी। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आशीष, क्या कहेंगे बाजार के इस मूव को? क्या प्री बजट रैली के लिए बाजार तैयार होता दिख रहा है या फिर एक करेक्शन खत्म हो गया, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है? एफएस के डेटा अब भी पॉजिटिव नहीं, लेकिन बाजार ऊपर जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का दौर ही एक बेस्ट केस सिनेरियो है मार्केट के लिए, क्योंकि जिस तरह से उठा पटक बनी रही थी बाजारों में, मुझे लगता है वो अब दिस इज बिहाइंड अस नाउ। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट स्टेबल होगा। 8400 से लेके 8800 का जो एक ब्रॉड रेंज है उसको बहुत जल्दी ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा है मार्केट। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट केस फॉर अस। अगर बजट अच्छा रहता है देन देयर इज स्टिल अ स्कोप, एक हेडरूम रहेगा अनिल जी कि हम 92-9300 ऑड लेवल्स को अचीव करें। अगर बजट डिसअपॉइंट करता है देन आई डोंट सी मार्केट गोइंग बिलो 8250-8300 ऑड लेवल्स। ओके, चलिए राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को? पिछले 3 दिनों की हैट्रिक लगाई है तेजी की, परसों 8600 क्रॉस किया, कल 8700 क्रॉस किया, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग हेमंत, जैसे अभी अनिल जी ने राइटली मेंशन करा कि चार्ट से कैसा लगता है जो एक ऑनगोइंग करेक्शन थी स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो खत्म हो चुकी है। एक प्री बजट रैली की शुरुआत है। अगर हम देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सीएनएक्स आईटी, ये तीनों इंडाइसिस हैं और काफी हैवी वेट इंडाइसिस हैं और तीनों में क्लियरली रुख अपसाइड का है। तीनों के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये कहना काफी मुश्किल है कि तीनों में से कौन सा इंडेक्स शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी के अंदर 8600 अब एक अच्छा बेस है और मेरा ऐसा मानना है 8880 से लेकर 8900 के लेवल्स निफ्टी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 18,800 एक अच्छा बेस है और बैंक निफ्टी के अंदर 19,900 से लेकर 19,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सीएनएक्स आईटी इंडेक्स के अंदर 12,125 एक अच्छा बेस है और एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 12,650, 12,700 की सीएनएक्स आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। ओके, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और वह है आईटीसी के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की 2 ब्रांड्स आईटीसी खरीद रही है, उनके ट्रेडमार्क्स खरीद रही है। एक तो सेवलॉन जो कि एक दवा है, डेटॉल की तरह ही जो दवा है उसे खरीदा जा रहा है। दूसरा शॉवर टू शॉवर जो टेल्कम पाउडर और दूसरी ब्रांड्स हैं शैम्पू की, वो भी खरीदती हुई नजर आ रही है। आईटीसी के पोर्टफोलियो में ये 2 बड़े ब्रांड्स जुड़ सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन से ये ब्रांड खरीदने की योजना कंपनी की इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके सामने। इसके लिए वो इन दोनों ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के साथ करार करते हुए दिख रही है। आशीष, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आती दिख रही है आईटीसी की तरफ से, कुछ और बेहतरीन ब्रांड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की कोशिश है आईटीसी की। जॉनसन एंड जॉनसन से ये 2 ब्रांड्स खरीद रही हैं। आईटीसी के इस मूव को कैसे देखते हैं आप और स्टॉक पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरे को लगता है आईटीसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में वापस चला गया है।
क्लियरली जिस तरह से पूरे एफएमसीजी पैक में एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला था और आईटीसी ने फॉर ऑब्वियस रीजंस पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बजट पास में आ गया है, अब वापस अटकलें लगेंगी और हमने देखा कि ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं अगले महीने के जो भी आप देखें प्राइजेस। तो मुझे अब क्लियरली इंडिकेट लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो अभी आई है, और कहीं अगर थोड़ा सा भी बजट में एक राहत आती हुई दिखी या जो एक्सपेक्टेशन पे ड्यूटी बढ़नी है वो ना बढ़े, तो मुझे लगता है कि आईटीसी एक बहुत ही बड़े मूव के लिए रेडी लग रहा है, क्योंकि इस पूरे पैक में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपको यहाँ से 40-50 रुपए का मूवमेंट बजट के आसपास आता हुआ दिखे। किसी बजट के लिहाज से आपको रडार पर जरूर रखना चाहिए। लेकिन भेल के नतीजे आपको कैसे लगे आशीष? जिस तरह से हमने देखा नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से लक्ष्य घटाया है, ट्रेड स्विस ने कहा है 200 रुपए का टारगेट FY16 FY15 के लिए, जेपी मॉर्गन ने अपने ईपीएस में करीब 13% और 27% की कटौती करी है, इनका भी लक्ष्य 200 का है, अंडरवेट का इन्होंने स्टांस बरकरार रखा है। कैसे देखते हैं भेल को? कल हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी एक अच्छी खासी तेजी देखी इसमें, बाजार बंद होने के करीब कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं। आज किस तरह से रिएक्ट कर सकता है खराब नतीजों पर? देखिए, अब क्लियरली थोड़ा ओवर रिएक्शन तो लग रहा है, ये जो रिपोर्ट्स आप मुझे मेंशन कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एवरीबडी नोज कि ग्राउंड लेवल पे अभी भी इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है, स्पेशली इस सेक्टर के लिए। और आपने जिस तरह से स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला है, और क्लियरली थोड़ा ओवर वैल्यूएशन का सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, and I think that management itself would come out and mention that. तो रिजल्ट्स अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि भाव बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी आई फील कि अब तो यहाँ से साइकिल का पिकअप होने का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपने रिपोर्ट्स मेंशन किए उतना डाउनसाइड स्टॉक में रहेगा, लेकिन डेफिनेटली एक रिएक्शन आज रहेगा बिकॉज पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। बट आई थिंक वो एक मौका होगा इस स्टॉक में आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म हैंडल आने के लिए। अगर आज एक स्ट्रांग मूव नीचे की तरफ आता है तो आप जरूर ये स्टॉक बाय कीजिए। चलिए, विनिवेश का हैंगओवर भी है, लेकिन यहाँ पर इस शेयर पर भी देखेंगे आज किस तरह से ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन ब्रेक के बाद इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर होंगी हमारे साथ। जी हाँ, कल हमने देखा इन्फ्लेशन के आंकड़े जो हैं वो अनुमान से थोड़े से कम आए हैं और ग्रोथ जो है उसको लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। आईआईपी के आंकड़ों में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। सब पर चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। और कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद दो बेहद अहम डेटा आते हुए दिखे और इन डेटा से इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। दिसंबर में इंडस्ट्री की ग्रोथ 2% से भी कम रही है और इधर नए फॉर्मूला के मुताबिक जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए वो करीबन 4.25% से बढ़कर 5% तक पहुंचे हैं। इन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले राय महंगाई दर के आंकड़ों पर 5% नए फॉर्मूला के मुताबिक कैसे देखती हैं आप इन आंकड़ों को और क्या मतलब निकाला जाए इनका? देखिए, जो नए CPI का जो एस्टिमेट आया है जनवरी 2015 के लिए, वो डेफिनेटली हमारे एस्टिमेट से कम है। जो पिछले पुराने वाले सीरीज पे हमने 5 से काफी कम है, तो ये एक काफी पॉजिटिव सरप्राइज है। ऑन दी अदर हैंड जो एक थोड़ी सी कंसर्न की बात है वो ये है कि जो अपटिक हुआ है दिसंबर से जनवरी में, वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो अब आगे जाके किस तरह महंगाई का दर कहाँ जाके सेटल होता है वो अभी हमें थोड़ा और जांचना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो कल का आंकड़ा आया है वो RBI के कंफर्ट जोन से काफी नीचे है, तो ये एक ओवरऑल काफी पॉजिटिव चीज है। आदित्य, गुड मॉर्निंग। तो मानना चाहिए फिर RBI गवर्नर साहब इस आंकड़े को भी जहन में जरूर रखेंगे। बजट के बाद एक ब्याज दरों में कटौती होगी, क्योंकि 5.3 5.7 के आसपास की CPI का एक्सपेक्टेशन था नए बेस के हिसाब से, और 5.11 का आंकड़ा तो जाहिर सी बात है उनके कंफर्ट जोन के काफी करीब होगा। एक्सपेक्ट करेंगी आप क्या ब्याज दरें घटे बजट देखते ही? अगर उनको बजट में भी पॉजिटिव ट्रिगर्स मिले, जो वो आंकड़े देखना चाहते हैं वो उन्हें दिख जाए?
देखिए, जो इस तरह अब इस समय जो जीडीपी ग्रोथ की तरफ से इंडिकेशंस आ रही हैं, मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी मायने रखेंगी। पर्टिकुलरली जो रिकवरी हुई है ग्रोथ में, वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दिख रही है वैल्यू एडेड टर्म्स में, नई जीडीपी की मेथोडोलॉजी और सीरीज की तरफ से। ऑन दी अदर हैंड, अभी भी प्रोडक्शन के जो लीड इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलरली जो आईआईपी है, जैसे कि कल हमने देखा कि जनवरी में बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 1.7% की सिर्फ बढ़त देखने को मिली है। ये थोड़ा अभी जैसे गवर्नर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं, काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से प्रोडक्शन के इंडिकेटर्स जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं उनको ट्रांसपोज किया जाए आगे के फोरकास्ट बनाने के लिए कि जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड किस तरह से शिफ्ट करेंगे। मेरे हिसाब से अगर बजट अच्छा आता है तो भी शायद अब अप्रैल पॉलिसी के पहले एक अनस्केड्यूल्ड कट की लाइक्लीहुड काफ़ी कम हो गई है जीडीपी का डेटा देखने के बाद। पिछली पॉलिसी में भी गवर्नर साहब ने कहा था कि इसको हमें काफ़ी अभी एनालाइज करना है और समझना है। मेरे हिसाब से सीएसओ जो मेथोडोलॉजी पे जो डॉक्यूमेंट निकालने वाले हैं उसमें भी अभी कुछ समय है, वो शायद इस महीने के एंड तक ही आएगा। तो इस सब को देखते हुए मुझे अभी थोड़ा यही एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगला कट अप्रैल की पॉलिसी में होगा और उसके पहले नहीं होगा। अप्रैल तक इंतजार करना पड़ सकता है पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती के लिए, शायद बजट के तुरंत बाद न हो। लेकिन कुल मिलाकर राहत देने वाले आंकड़े हैं महंगाई दर के, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ अगर खराब है, और जो हम देख भी रहे हैं भेल, एलएनटी, वोल्टास, क्रॉम्पटन, जो दिग्गज कंपनियां हैं 4 कैपिटल गुड्स स्पेस की, बेहद खराब नतीजे देती हुई, यानी कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन काफी खराब है। शुक्रिया आदित्य आपका हमारे लिए इस एनालिसिस को बताने के लिए और साथ ही अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ राकेश मिश्र और आशीष कुकरेजा, और जुड़ेंगे हेमंत ठुकराल भी वायदा कारोबार की रणनीति के साथ। आप भी बने रहें। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल और आशीष कुकरेजा, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आदित्य बर्गला, मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड, हेमंत ठुकराल भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। हेमंत, आपका भी स्वागत है। क्या संकेत मिल रहे हैं वायदा कारोबार के लिए? क्या 3 दिनों की जो रिकवरी शुरुआत होती दिखी है निफ्टी की और बढ़ सकती है, या फिर एफआईएस के डेटा को देखकर आपको लगता है ब्रेक लगेगा? कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को? देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो भी एफआईएस का डेटा पॉइंट्स हैं वो रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे आपने खुद बोला, कल भी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स अनवाइंड किए, पोजीशंस, स्टॉक फ्यूचर्स अनवाइंड किए हैं, कैश में सेलिंग है, तो वो एक एरिया जरूर है जो कंसर्न का है। बट अगर आप दूसरे डेटा पॉइंट्स देखिए, जैसे 86 पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए, कल 87 कॉल राइटर्स को अनवाइंड कराया गया पोजीशन, 87 पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में एक जो स्पाइक है वो भी पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से 88 तक और 8850 स्पॉट लेवल्स तक एक बार बाजार जा सकता है, यानी 100 पॉइंट की तेजी और कर सकता है। उसके आगे बिना एफआईएस सपोर्ट के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एक लेग रैली जिसको कहते हैं अभी और पेंडिंग है, तो आज भी मैं लॉन्ग की ही सलाह दूंगा। 8650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 88 से 8850 जोन में आते ही मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, स्पेशली बिकॉज एफआईएस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली।